हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं जीएल चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। अगर देखा जाए तो दूध और स्वच्छ दूध उत्पादन से संबंधित हम तीसरे पार्ट को लेकर के पिछले 3 दिन की छुट्टियों में ये हमारा तीसरा पार्ट है, जहां आपको लगातार ये प्रीमियर क्लासेज आपकी स्टडी की कंटिन्यूटी के लिए मिल रही है ताकि आपकी तैयारी लगातार रहे। तो उत्कर्ष के साथ जुड़कर के पशु परिचर की उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इन एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपकी तैयारी को जांचने और परखने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी इसका लुत्फ भी उठा रहे होंगे, आप जिसको कह सकते हैं इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। तो आप सभी ने इस रंगों के पावन पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो आइएगा आज के इस सेशन को आगे की ओर लेकर के बढ़ते हैं और यहाँ चर्चा करते हैं। मिल्क प्रोडक्शन का हमारा तीसरा पार्ट है, ये ध्यान रखना आपको। आइएगा यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। देखिएगा दूध को दोहने के वैसे तरीके दो हैं। एक हम जिसको कह सकते हैं हैंड मेथड से आपको दिखाई देगा, एक हैंड मेथड से होता है और एक दूसरा जिसको कह सकते हैं मशीन मेथड से। ठीक है, एक दूसरा क्या है, मशीन मेथड से, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक हैंड मेथड और दूसरा जिसको कह सकते हैं मशीन मेथड आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखिएगा हैंड मेथड के अंतर्गत जब आप बात करोगे तो इसमें हम देखते हैं एक तो आपका फुल हैंड मेथड, एक हम देखते हैं आपके स्ट्रिप, और एक इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत आपके हम देखते हैं जिसको कह सकते हैं जो नकलिंग मेथड होता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम विधि फुल हैंड मेथड या फिस्टिंग। तो मेथड तो यही सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें आपके इसको कह सकते हैं दूध कंप्लीटली निकाला जा सकता है और पशु को किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, क्षति नहीं होती या किसी प्रकार के डिजीज या इंसेक्ट को बढ़ावा नहीं मिलता। नकलिंग विधि में जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, दूध जल्दी तो निकाला जा सकता है लेकिन इसमें क्या है, आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको गांठ होती हुई नजर आएगी, ये ध्यान रखना। फिर है चुटकी विधि। चुटकी विधि अच्छी विधि तो है लेकिन बेस्ट नहीं है, इसका कोई लॉस नहीं है। ये आपके इसको कह सकते हैं जिसके छोटे थन होते हैं, जिसमें स्मॉल टीट्स होते हैं। ठीक है, छोटे थन वाले जानवरों में, और विशेष रूप से जैसे भेड़ है, बकरी है, उनमें। ठीक है, एक होता है मिल्क लेट डाउन टाइम, दूध के उतरने का समय। तो ये ध्यान रखना, अगर हम मिल्क लेट डाउन टाइम की बात करें तो ये ध्यान रखना, मिल्क लेट डाउन टाइम जो अगर आप देखेंगे तो ये आपके कितना, तो लगभग 5 से 7 मिनट का। ठीक है, क्या है, 5 से 7 मिनट का। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ए इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, गाय के दूध में भैंस का दूध मिलाने पर किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? बाय विच मेथड इज बफेलो मिल्क मिक्स्ड विथ काउ मिल्क टेस्टेड? गाय के दूध में भैंस का दूध मिला हुआ है या भैंस के दूध में गाय का दूध मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, इम्प्योरिटी तो फैल हुई है, और विशेष रूप से भैंस के दूध में गाय का, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हंसा परीक्षण, क्लोटन बॉइलिंग और गर्बर विधि। और आप सभी को पता है कि आप जिसको कह सकते क्या करते हैं, तो अगर देखेंगे तो गर्बर मेथड के माध्यम से आप वसा का क्या करते हैं, वसा प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अगर आप कोब मेथड की बात करें, क्लोटन बॉइलिंग की, तो इससे आप क्या करते हैं, खीस का पता लगाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पर हंसा टेस्ट के माध्यम से आप दूध में आप पानी का पता लगाते हैं, या दूध में जिसको कह सकते हैं आप क्या पता लगाते हैं, तो आपके भैंस में गाय का दूध मिला हो या गाय के दूध में भैंस का दूध मिला हो, तो आपके यानी कि आप पता लगाते हैं उसकी अशुद्धता का एक प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है ये रहा, गाय से हमेशा पूर्ण दुग्ध दोहन करना चाहिए, यदि अयन में दूध बच जाता है तो कौन सा रोग जिसको कह सकते हैं आपके होने की संभावना है? काउ शुड ऑलवेज बी फुल्ली मिल्क्ड इफ मिल्क इज लेफ्ट इन द यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस नहीं होगा, अड्डर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अड्डर,
अडर या टीथ, देन विच डिजीज द लाइकली टू ओक्यूर। अगर हम देखें यहाँ पर जिसको कह सकते हैं, पहले डिजीज की बात कर ले तो आपके ये किस में होता है, आपके टीथ और अडर को प्रभावित करता है। और कई बार देखा जाता है कि कंप्लीटली अडर्स पूरा भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर आपके एनिमल क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो सर्रा जिसको कह सकते हैं आपके ऊंट में होती है, प्रोटोजोआ जनित है। और थनेला जिसको कह सकते हैं ये इसका मुख्य राग है आपका, इसका क्या है, मुख्य रोग है जो इसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेप्टोकोकस, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर ये जीवाणु के द्वारा आपको दिखाई देगा, ठीक है, बैक्टीरिया। एग्लेक्सिया बोलते हैं उसे, आपके स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया। कई बार इसमें माइकोप्लाज्मा भी देखा जाता है, क्योंकि आपकी ये एंटर होता है आपके उसके टीथ के ओरिफेस से। कीटोसिस, यह एक जिसको कह सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पशुओं के जो फूड की जो हैबिट है उसकी वजह से होता है। आपके रक्त जिसको कह सकते हैं सेप्टिसीमिया, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ये ध्यान रखना। तो आपकी ये क्या है, ये भी आपके बैक्टीरिया के द्वारा ही। तो आपके राइट आंसर क्या है, बी, थनेला, ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर थन में दूध रहता है, ठीक है, थन में अगर दूध रहता है या अडर में दूध शेष रहता है, दूध रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको जिसको कह सकते हैं आप स्ट्रिप मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप मेथड यूज ले सकते हैं, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, दूध कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेस्टाइटिस रोग हो जाता है। और दूसरी चीज, यह रोग भैंस की तुलना में गाय में आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना गायों में ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये ध्यान रखना, गायों को अधिक प्रभावित करता है। ये गायों को क्या करता है, अधिक प्रभावित करता है, ठीक है, गायों को अधिक प्रभावित करता है। अगला सवाल, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा, यानी कि कितनी अधिकतम नमी हो सकती है। तो नमी कम से कम होनी चाहिए वैसे। द मैक्सिमम अलाउड मॉइस्चर कंटेंट इन घी 0.5, 1%, 1.5% और 2%। जब हम घी की बात करते हैं तो घी में आपके वसा प्रतिशत अगर देखोगे तो वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, वसा प्रतिशत आपके इसमें होना चाहिए 99.5, ठीक है। और इसमें आपके नमी प्रतिशत जिसको कह सकते हैं, नमी प्रतिशतता जिसको कह सकते हैं आपके 0.5% जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अलाउ किया जा सकता है। घी जितना अंधेरे में रहता है उतना ही क्या है, आपको इसको कह सकते हैं सुरक्षित रहेगा। उजाले में क्या होता है, उसकी आपकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है और घी जल्दी खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना। और घी की एक और खास बात है, घी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल अवस्था में जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर घी तरल अवस्था में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला देखो, सेपरेटा दूध के दही में कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होती है। सेपरेटा दूध होता क्या है, तो जिस दूध में 0.5% तो क्या होती है, फैट होती है, और जिसमें 8.7% क्या होता है, सॉलिड नोट फैट आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, आपके इसको कह सकते हैं फैट जिसको कह सकते हैं लो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन द कर्ड ऑफ सेपरेटा मिल्क, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये हमें बताना है। नॉर्मली जो दूध होता है उसका अगर हम आपके दूध से दही जमाया जाता है तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, लगभग 3.5% के आसपास, ये ध्यान रखना, ठीक है। साधारण दूध के दही में अगर आप देखेंगे, दूध से दही में 3.2 से लेकर के 3.5% तक। लेकिन यहाँ पर जिसको कह सकते हैं सेपरेटा दूध से, तो सेपरेटा दूध में जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा आपकी बढ़ावा 3.6 की तरफ आपको दिखाई देगा। 3.4 से लेकर के 3.6% क्या होता है, उसमें आपके प्रोटीन कंटेंट आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, स्वस्थ मादा पशु से दूध उत्पादन के संबंध में सही कथन नहीं है। स्वस्थ मादा पशु से दूध उत्पादन के संबंध में सही कथन नहीं है। आपके बार कथन पढ़ो, फिर देखते हैं आगे की ओर। चलिए आगे।
तो आ जाओ यहाँ पर। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम ए हेल्दी फीमेल एनिमल इज नॉट। दूध निकालने वाला व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। स्वस्थ, भाई पशु स्वस्थ है तो इससे दूध उत्पादन के संबंध में सही कथन के बारे में आपको बताना है कि सही कथन क्या होना चाहिए। तो पहला तो सही है, दूध निकालने के वाले व्यक्ति का स्वस्थ हो, ये ध्यान रखना आपको। दूसरा, दूध हमेशा स्वस्थ पशु से प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, जिस पात्र में दूध निकालते हैं ये पात्र रोगाणुयुक्त हो। तो यहाँ पर जैसे पता लग गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, आपके ध्यान रखना। दूध जिस पशु से निकाला जाए वो आपके क्या हो, पशु स्वस्थ हो, जो निकालने वाला व्यक्ति हो वो स्वस्थ हो, जिस जगह पशु को रखा जाता है दुग्धशाला वह स्थान कैसा हो, साफ सुथरा हो। ये तीन चीजें प्रमुख है, पशु, दुग्धशाला और दूध निकालने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर जिस पात्र में आप दूध निकाल रहे हो वो पात्र क्या हो, एकदम नेट एंड क्लीन होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये पात्र जहां तक संभव हो आपके स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए या एल्यूमिनियम का, या जिसको कह सकते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन का। सबसे पहली प्रायोरिटी स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेनलेस स्टील। इसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम। आपका पात्र किसका हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन का, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, वोल मिल्क के दही में कितने प्रतिशत खनिज की मात्रा होती है। वोल मिल्क क्या है, तो 4.5% फैट और 8.5% SNF। तो वोल मिल्क वो हो जिसमें 4.5% फैट है और जिसमें 8.5% क्या है, सॉलिड नॉट फैट है, ये ध्यान रखना आपको, सॉलिड नॉट फैट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो आपके संपूर्ण दूध है, यानी इस दूध से आपने दही जमाया है, दही बनाया, तो इसमें किसकी मात्रा जिसको कह सकते हैं आपकी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना। अगर इसमें अगर हम देखें तो लगभग आपके 0.5% के आसपास क्या दिखाई देगा, खनिज दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर हम सेपरेटा दूध से बात करें तो सेपरेटा दूध में थोड़ा सा आपके ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर 0.5 से 0.6 इसमें क्या है, ये खनिज पदार्थ है। तो ये तो हमारा राइट आंसर खनिज पदार्थ, ठीक है। ये तो हमारा राइट आंसर किसमें, सी में। और यहाँ है 0.7 से 0.8, और ये कहाँ दिखाई देगा, ये आपके जैसे सेपरेटा दूध से, ठीक है। ये सेपरेटा दूध में दिखाई देगा, तो राइट आंसर इसका सी आपको दिखाई देगा, ध्यान, ठीक है, सेपरेटा दूध। अगला देखो, भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन के बारे में बताना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन है कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो NDDB है आपका, भाई एक तो क्या है, NDDB है, एक आपका NDRI और एक NDC, इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन है या नेशनल डेयरी कॉर्पोरेशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय डेयरी निगम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन की स्थापना, व्हेन वाज इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन एस्टेब्लाइज, 13 जनवरी 1975, 13 जनवरी 1968, 13 जनवरी 1970 और 13 जनवरी 1969। तो ये आपके भारतीय डेयरी निगम आपको कहाँ देखने को मिलेगी, 13 जनवरी 1970 को, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ है, नई दिल्ली में। यहां अगर दूसरी तरफ देखोगे तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये NDDB कहाँ है, तो ये आनंद गुजरात में। और एक है NDRI, ये कहाँ है, करनाल HR में। एक है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF, और RCDF कहाँ है, जयपुर, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, यहाँ पर जिसको कह सकते हैं, अब आपके जो होली का जो आपके ऑफर उसका जिसको कह सकते हैं, अब आपके आज 27 हो, जिसको कह सकते हैं 26 तारीख जिसको कह सकते हैं आपकी हो चुकी है। तो आपके गिने चुने दिन जिसको कह सकते हैं और बचे इस ऑफर के, तो आप सभी लोगों ने इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाया होगा। और कोई अगर फिर भी जुड़ना चाह रहा है और आपके आगे, तो
तो आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के इस समय आपके जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज है उन पर आपको 90% तक की क्या है, अप टू 90% तक की छूट है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है और यह कोर्स 21 से लेकर के 28 मार्च तक चलता है। उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी आपको डिस्काउंट। तो अभी आप उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और उत्कर्ष के ऐप डाउनलोड से आप जुड़ सकते हैं। अगला सवाल, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक है, सफेद क्रांति के जनक है, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज मेंडल। तो मेंडल को जनक कह देते हैं हम आपकी जेनेटिक्स का, आनुवांशिकी का जनक है। क्या है, इन्हें हम आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक कह देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो वर्गीज कुरियन, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सफेद क्रांति का जनक। इन्हें हम कहते हैं सफेद क्रांति का जनक कहते हैं इसे। यहाँ क्रिक वाटसन, ये डीएनए से संबंधित है। यहाँ पर वर्गीज कुरियन को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई? व्हाइट रिवॉल्यूशन की आपके शुरुआत कब की गई, आपको ये बताना, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो 3 क्रांति आपके 1970, ठीक है, फिर 1970 से आपके जिसको कह सकते हैं शुरू हुई, और ये आपके जिसको कह सकते हैं 1992-93 जिसको कह सकते हैं, इसका प्रभाव आपको देखने को मिला। 3 चरणों में आपके चली, ये ध्यान रखना। तो 13 अगस्त 1970, 13 जनवरी, 13 फरवरी और 13 जनवरी, 70, 70, 74 और आपको 1870 में। तो यहाँ पर 1870 में नहीं चली थी, 1970 में चली थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और 70 में भी 13 जनवरी 1970। 3 चरणों में आपको देखने को मिलेगी। इसका राइट आंसर बी है। अगला देखो, निम्न में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट ऑफ फैट? गाय, तो गाय की तो फैट आपके एवरेज 4.14 है। ठीक है, भैंस लगभग 7.38 है। भेड़ और बकरी आपके पास ऑप्शन में है, ये ध्यान रखना। तो भेड़ का जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, 7.9 के आसपास, और बकरी का 4.25 के आसपास। ठीक है, 4.25%, और इसका सबसे ज़्यादा 7.9। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भेड़ में 7.9% वसा पाई जाती है, ध्यान रखना। और सर्वश्रेष्ठ जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, भैंस की जो नस्ल है वो आपको कौन सी दिखाई देगी? मुर्रा, जो कि आपके पूरे विश्व में और भारत में जिसको कह सकते हैं किसके लिए जानी जाती है, आपके इसको कह सकते हैं अपने रंग रूप के लिए जानी जाती है, और साथ में ही अपने दूध उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। लेकिन जब वसा की बात आती है तो फेट के मामले में कौन है आगे? बड़ा फेट जिसको कह सकते हैं किस में, बधावरी में। औसत फेट कितना है? 12 से 14% है, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या है? भेड़ आपको सर्वाधिक फेट के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। भेड़ को क्या कह देते हैं, ये ध्यान रखना, जू का जिसको कह सकते हैं आपके जो जू होती है उसका आपके जो उसका ग्रह भी कहा जाता है, आवास भी कहते हैं। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा। अब पनीर जिसको कह सकते हैं क्या है? दूध से बना हुआ दुग्ध उत्पाद है, ये ध्यान रखना। क्या है? दुग्ध उत्पाद आपको दिखाई देगा। पनीर किसका सोर्स है? तो पनीर जिसको कह सकते हैं आपका सोर्स है नेचुरल प्रोटीन का। और ये सवाल आपके पूछा गया आपके इस बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि दूध से जिसको कह सकते हैं मिलने वाली नेचुरल जो प्रोटीन है उसका आपको क्या करना है, मामला बताना। चीज हैज मिनिमम फैट ऑन ड्राई मैटर बेसिस। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्या इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखो चलो, चीज हैज मिनिमम फैट ऑन मैटर ऑफ बेसिस। तो आपके पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा प्रतिशत जिसको कह सकते हैं आपको बताना है कितनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो लगभग
आपके कितना 50% के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल, प्लास्टिक क्रीम में वसा प्रतिशत कितनी होती है? देखिएगा, क्रीम जिसको कह सकते हैं, हम क्रीम को क्या कर लेते हैं, 3 भागों में जिसको कह सकते हैं आपके इसे डिवाइड किया जाता है। ये ध्यान है, कितने भागों में, 3 भागों में आपके बेसिकली देख लेते हैं। वैसे तो इसे अगर देखा जाए तो ये चारों ही इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखें तो मीडियम, आपके हल्की, मीडियम और आपके गाढ़ी। तो पतली जिसको कह सकते हैं आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पतली अगर देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगी, ये उसी क्रम में है, ये ध्यान रख। देखो ये कौन सी है, ये तो पतली क्रीम है। पतली के बाद 18 से 25 इसमें वो पतली क्रीम है। इसके बाद आ जाएगी 25 से शुरू होगी, वो कैसी है, ये मध्यम है, मध्यम क्रीम। इसके बाद 45 से लेकर के आपको 65% दिखाई देगी, ये थोड़ी सी जिसको कह सकते हैं क्या, 45 से 65, ये गाढ़ी क्रीम है, ये गाढ़ी क्रीम है। अब यहाँ पर बच गया 65 से 85, तो 65 से 85 जो है यही क्या है आपके, अगर कहा जाए तो प्लास्टिक क्रीम। यानी कि जो भी क्रीम है आपके वसा प्लास्टिक क्रीम में फेट, तो फेट के आधार पर हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। 18 से 25 पतली या हल्की क्रीम है, 25 से 45 मध्यम क्रीम है, 65 से 85% में प्लास्टिक क्रीम आपके, और 45 से 65% में गाढ़ी क्रीम। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, आपका सी इसका राइट आंसर। अगला देखो, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? विच डिजीज इज डिटेक्टेड बाय स्ट्रिप कप टेस्ट इन मिल्क? मेस्टाइटिस, इसे थैनेला कहते हैं, ये ध्यान रखना, थैनेला। ठीक है, ब्रुसेलोसिस जो होता है ये आपके मादा पशु को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना। और इसका वैक्सीनेशन अगर देखा जाए तो आपके इसके पूरे जीवन काल में जिसको कह सकते हैं एक ही बार लगता है ब्रुसेलोसिस का, और वो 3 माह की उम्र में आपको दिखाई देगा, और जीवन में एक बार, ये ध्यान रखना, जीवन में एक बार आपके लगता है। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और एंथ्रेक्स जिसको कह सकते हो, तो यहाँ पर मेस्टाइटिस। अब मेस्टाइटिस क्या है, उसमें स्ट्रिप कप, एक कप है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अगर दूध डालेंगे तो दूध आपको फटा हुआ दिखाई देगा, तो या तो ये करें, या अगर इसी स्ट्रिप कप में अगर पैंदा इसका ब्लैक है, आप किसी ब्लैक कपड़े पर रख सकते हैं, दूध को डालेंगे तो ब्लैक कपड़े में आपको क्या दिखाई देंगे, सफेद सफेद छिचड़े छिचड़े जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर आपका ए है। अगला देखो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन? RCDF इज लोकेटेड जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। 1977 में क्या हुई थी इसकी स्थापना आपके RCDF की होती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव संघ है। यदि दूध में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग CLR 25 है तो विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बतानी है। अगर इसका क्या है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग अगर आपके कितना है तो ये ध्यान रखना है 25 है। ये ध्यान रखना आपको क्या है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी है 25 है तो आपको बताना। इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे हम क्या पूछे आप जो डेंसिटी होती है उसको काउंट किया जाता है 1 + CLR डिवाइड बाई 1000। ये ध्यान रखना है आपको ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। तो आपके जैसे 1 + CLR करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग बटे में 1000। अब यहाँ पर 25 है तो जिसको कह सकते हैं आपके भाग लग जाएगा 1000 का लग जाएगा। तो 1000 एकम 1000 में करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होगी 1025 डिवाइड बाई 1000 तो भाग लग गया तो 1.25 पे ध्यान रखना। करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग में ये ध्यान रखना आपको ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए। दूध का एवरेज आपेक्षिक घनत्व है 1.028 से लेकर के 1.032 तक आपको इसको क्या दिखाई देगा करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग दिखाई देगी। ये ध्यान। तो राइट आंसर इसका 1 + ये ध्यान रखना 1 + CLR डिवाइड बाई 1000। अगला देखो सवाल मिल्क लेट डाउन हार्मोन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन हार्मोन? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसको लेकर के पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यह आपके क्या है जिसको कहा जाए तो आपको पीयूष ग्रंथि जहां से किसको कह सकते हैं आपको पीयूष ग्रंथि प्रभावित करेगी। ये ध्यान रखना है आपको ठीक है। पीयूष ग्रंथि तो आपके पशु के जो अडर या थन को छुएगा छूने के बाद आपके पीयूष ग्रंथि से आपके ऑक्सीटोसिन
हार्मोन आपको दिखाई देगा। ये एड्रेनलिन जो होता है ये क्या होता है, मिल्क होल्डिंग हार्मोन होता है। ये क्या है, ये मिल्क होल्डिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी है। अगला सवाल, मशीन मिल्किंग का हृदय किसे कहा जाता है। अब ये मशीन मिल्किंग अगर देखेंगे तो नॉर्मली आपके क्या है, 20 से ज्यादा पशुओं के लिए काम में ली जाती है, ध्यान रखना आपको। तो टीट कप, ये टीट कप क्या होते हैं, उसके टीट्स पर लगाई जाती है। ये टीट है, इसके ऊपर आपके क्या टीट कप लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने का काम कौन करता है, पल्सेटर करता है। तो पल्सेटर को क्या करते हैं हम आपके, इसे कहा जाता है हर्ट। और वसीन वैक्यूम जिसको कह सकते हैं, कितनी बार, तो लगभग आपके इसको कह सकते हैं 50 से 60, जिसको कह सकते हैं आपकी ये करती है आपके, जिसको कह सकते हैं कंप्रेसर। तो पल्सेटर इज ए हर्ट ऑफ मशीन मिल्किंग, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला सवाल, पशुओं में दूध दोहन का उपयुक्त समय, द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ मिल्किंग, 25 मिनट, 8 से 12, 5 से 7, 15 मिनट। तो सर्वोत्तम जिसको कह सकते हैं, अगर इस आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर प्रभाव अगर आप देखेंगे तो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव पशु में 5 से 7 मिनट जिसको कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूध निकालने के बाद पशु के थनों को किस रसायन के घोल में डुबाया जाना चाहिए। आफ्टर मिल्किंग द अडर ऑफ एनिमल आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ विच केमिकल, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट से हम क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं दूध निकालने से पहले, और फिर साफ पानी से धो सकते हैं। फिनाइल से हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला जो आपके दूधशाला है, पशुशाला, उसकी सफाई कर सकते हैं। और आयोडीन के घोल में, आयोडीन एंटीसेप्टिक जो होता है, ठीक है, आयोडीन एंटीसेप्टिक जिसको कह सकते हैं, इसका प्रयोग अगर हमारे जिसको कह सकते हैं थन, जिसको कह सकते हैं आपके थोड़े फटने वाले हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर ग्लिसरीन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हमारा जिसको कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में आपके एनिमल अटेंडेंट का ये आपके कौन सा, मिल्क वाले में, अगर डेयरी में देखा जाए, डेयरी टेक में तीसरा पार्ट है आपके, जिसको लेकर के हमने चर्चा की। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः उत्कर्ष क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों में मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।